देखो अपन कल पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। इसके अंदर अपन ने अम्ल पढ़ा था, क्षार पढ़ा था और लवण पढ़ा था। लेकिन जो चीज आपको बताई जाती है यहाँ क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हो जाती है, उसी काम को आपको घर के ऊपर अच्छी तरह से अपने नोटबुक के अंदर, नोट्स की कॉपी के अंदर इसमें से आपको लिखनी है, उतारने हैं। उतारने का तरीका भी आपके हेडिंग है वो आप अलग पेन से उतारोगे, और जो लिखी जाती है, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर यहाँ पर आपकी चीज अंडरलाइन की जाती है, उसको अंडरलाइन को आपकी अपनी नोट को बुक के अंदर अंडरलाइन करनी है। और जो चीज पहले दिन बताई जाती है उस चीज को उसी दिन आपको क्लियर भी करनी है। इस चीज को है आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को है वो आप शेयर करें, बताएं, जिसके कारण से सभी है इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि ये अपन सभी जानते हैं आज पूरा विश्व है वह इस कोरोना महामारी के चलते कितनी भयावह स्थिति के अंदर आज पहुंच गया है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आपको समय का सदुपयोग करना है, और सदुपयोग करते हुए जो चीज यहाँ क्लास के अंदर आपको बताई जाती है उनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर घर के ऊपर, जैसे आपको टाइम मिलता है, सुबह है, शाम है, दिन में है, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम को आपको सदुपयोग करना है। यदि इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो आपको है वो पछताना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि आपका जो फोन है वो फोन आपको कुछ समय के लिए देवें, और देने के बाद में आप अपने स्टडी रूम के अंदर जाएं, उसके अंदर बैठे, अपनी कॉपी है, पेन है, वह पूरे अच्छी तरह से रखें, और उसके बाद में है आप वीडियो को है वो चालू करें, और जैसे जैसे बताई जाती है उस चीज को है आप एक बार समझें, और उसके बाद में अपने नोटबुक के अंदर आप नोट करें। यह संस्थान आपके लिए कक्षा 12 और 10 के लिए जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो शुरुआती काफ़ी दिन पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब इसके वीडियोज हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से हर दिन के वीडियोज मिलेंगे, उनका आपको लाभ उठाना है। क्योंकि इसका कोई पता नहीं है कब तक स्कूलें अपनी चल पाएंगी, क्लास के अंदर स्टडी आपकी कब तक शुरू होगी, इसका आकलन करना भी अभी मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार से महामारी आज की फैलती जा रही है उससे अपने पहले कहना मुश्किल है। इसके लिए जो विद्यार्थी घर के ऊपर बैठे हैं, घर के ऊपर हैं, उनसे मेरा यह निवेदन भी है कि आप घर से बाहर भी न निकलें, बिल्कुल घर के ऊपर रह करके अपना अध्ययन कार्य है वो सुचारू रूप से करें। घर वालों को भी बोलें, उनको भी घर से बाहर है वो आपको नहीं निकलना है, बिल्कुल घर के ऊपर रह करके ही अपने जो सरकार है जो निर्देश देती है उस निर्देश के अनुसार उनकी पालना करें, और जितना हो सके उतना सहयोग प्रदान करें। मेरा आप सभी से एक और कर्तव्य निवेदन है कि आपके पड़ोस में, अपने गांव में कोई ऐसा बेसहारा परिवार है जिसके लिए खाने पीने की यदि कोई दिक्कत हो रही है तो उसके बीच सहायता है वो आप जितने कर पाए उतने करें। ऐसा नहीं हो कि वह भूखा सोए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूखा उठे लेकिन सोते वक्त वह पेट भर खाना खाए, आप उसकी हेल्प भी करें। यदि ऐसे कोई परिवार है तो इस समय अपन सभी कृषक परिवार से आते हैं, अपने सभी के है वो अच्छी पैदावार हुई है तो उसमें से है कुछ अंश है, उस ऐसा परिवार यदि अपन को लग रहा है तो उसकी हेल्प के लिए उसको भी अपन दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। इससे बड़ा कोई पुण्य अपन को नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि अपन सभी प्रोग्राम करते हैं, ये अपने सभी स्थगित हो गए। स्वामणी भी करते हैं, एक स्वामणी करते हैं अपन बालाजी महाराज की, उसके अंदर 1 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी सोच है, मैं कहता हूँ कि उससे भी ज़्यादा पुण्य है जब एक परिवार है वो भूखा सो रहा है, उसको यदि 2 रोज की रोटी अपने दे दी, उसके लिए खाना पानी की व्यवस्था यदि अपने कर दी, तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपके गांव में, आपकी ढाणी के अंदर, आपके पड़ोस में यदि ऐसा कोई परिवार है तो आप उसकी हेल्प करें। और यदि आप हेल्प नहीं करते हैं, हेल्प करने योग्य आप भी नहीं है, तो प्रशासन को है इसकी सूचना आप देवें कि ऐसा परिवार है, इसके घर वाले हैं वो बाहर हैं, लॉकडाउन के अंदर फंस गए हैं और बाल बच्चे यहाँ पर हैं, उसको कोई खाना पानी देने वाला है नहीं, तो आप उसकी सूचना है वो प्रशासन को देवें। स्थानीय जैसे आपके ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, सरपंच हैं, गांव के मुखिया, उनको इसके बारे में बताएं। ऐसा नहीं है कि वो भूखा सो रहा है, इस प्रकार की घटना है वो नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस ऑनलाइन स्टडी का लाभ उठाना है। सभी क्लासें आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, कक्षा 12 की भी चल रही हैं, कक्षा 10 की भी शुरुआत कर दी है, तो आप इनका लाभ उठाएं। और जो चीज़ आपको बताई जाती है उस चीज़ का आप अपने नोट्स बुक के अंदर लिखें, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं है कि अपन देखते रहेंगे, इसी में से देखते रहेंगे, नहीं, ये संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए आप अपने नोट्स की कॉपी उठाएं और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स मेंटेन करें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। आप सभी को पता है, जो भी कक्षाएं बोर्ड क्लास के अलावा जो कक्षाएं थी, उन कक्षाओं को उच्च कक्षा के अंदर प्रमोट कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो आपको अगली क्लास के अंदर बैठने की अनुमति है वो आपको दे दी गई है। इस कारण से कक्षा 10 के अंदर अपन ने कल शुरुआत की थी, जो रसायन विज्ञान का पार्ट था आपका केमिस्ट्री, उसका शुरुआत कर दी थी। चैप्टर था आपका दैनिक जीवन में रसायन, यानी रसायन जो यौगिक होते हैं उनका अपने दैनिक जीवन के अंदर क्या महत्व है, क्या उपयोग है, इसी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको पुनः बता देता हूँ। इसके अंदर पढ़ा था अपन एसिड, बेस, अम्ल, क्षार और लवण, ये चीजें अपने पढ़ रही थी। अम्ल के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, थोड़ी सी एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सभी अम्ल हैं। अम्ल एक लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आपका खट्टापन, यानी जो खट्टे होते हैं। इसके साथ ही मैंने इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। सभी आपको बताए थे, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। दूसरा पढ़ा था अपने क्षार अम्ल के अंदर, जैसे आपका HCl अम्ल है, H2SO4 है, ये अम्ल है। दूसरा क्षार, क्षार क्या है? जिनके अंदर कड़वापन होता है वो सभी आपके क्षार हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्षार के अंदर आते हैं। इसी के बाद अपने इंपोर्टेंट टॉपिक अपना जो चल रहा था वो लवण। लवण के अंदर यानी अम्ल और क्षार आपस के अंदर अभिक्रिया करके, जैसे अपने एग्जांपल दिया था HCl प्लस NaOH आपस के अंदर अभिक्रिया करके लवण NaCl प्लस H2O जल का निर्माण करते हैं। एक तीसरा प्रोडक्ट बनाया गया, क्या है? क्या बना? NaCl, लवण बना, यानी न आपका अम्ल बना और न आपका क्षार बना, इसे ये लवण बना है और ये आपका जल बना है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार आपस के अंदर एसिड और बेस जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को अपन ने एक अभिक्रिया का नाम भी दिया था, जिसको कौन सी विक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण की विक्रिया के नाम से जानते हैं। कौन सी विक्रिया? उदासीनीकरण की विक्रिया भी कहते हैं। इसके क्षार, अम्ल
इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना दिया था, विभिन्न वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा दी थी। इसके अंदर पहली परिभाषा थी अपने आर्यनेस नामक एक वैज्ञानिक था, उसने अम्ल क्षार की परिभाषा दी थी। आर्यनेस के अनुसार अम्ल क्या है, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित हो जा करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिनका जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देता है, H धनायन आयन देता है, सभी क्या है, अम्ल है। और जो OH ऋणायन आयन देता है वह सभी क्या है, आपके क्षार है। ये किसके अनुसार थी परिभाषा, आर्यनेस के अनुसार। वैज्ञानिक था आर्यनेस, उसके अनुसार उसने संकल्पना प्रस्तुत की थी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जलीय विलयन में एक्वास जलीय विलयन में अपघटित होकर के एक तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और दूसरा Cl ऋणायन आयन, ये जलीय विलयन में एक्वास ये हाइड्रोजन आयन जो मुक्त होता है, ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन आयन अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन क्या करता है बेटे, जल के साथ अभिक्रिया करेगा और जल के साथ अभिक्रिया करके एक हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। जो हाइड्रोजन आयन है ये जल, ये अपना H2O है, इस H2O के साथ हाइड्रोजन आयन H धनायन आयन क्रिया करके H3O धनायन, ये अपना हाइड्रोनियम आयन है। कौन सा है, हाइड्रोनियम आयन। अब देखो जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है ना, ये हाइड्रोजन आयन जो मुक्त होता है, ये हाइड्रोजन आयन कई पदार्थ हैं वो अधिक मात्रा में आयनित हो जाते हैं, कम हाइड्रोजन आयन करते हैं, कई अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। जो अधिक मात्रा में, यानी इनको कहते हैं अपन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार तो किसे कहते हैं और प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, इस हाइड्रोजन आयन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो आर्यनेस ने जो अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी, इस परिभाषा के अनुसार अपन एक प्रबल अम्ल पढ़ेंगे और एक प्रबल क्षार पढ़ेंगे। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल। इस प्रकार से अपन तो आर्यनेस के अनुसार अम्ल है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अम्ल निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो कौन सा है, पहला है प्रबल अम्ल, और दूसरा है, सेकंड है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसी प्रकार से क्षार है वो भी अपने 2 प्रकार के हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपने, प्रबल
प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अपन प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। सेकंड लिखो, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल है आपका, दुर्बल अम्ल के अंदर आता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, और कार्बोनिल अम्ल H2CO3 आदि, ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, तो अम्ल कितने प्रकार के हैं बेटे? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3 आदि बहुत सारे हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं अर्थात पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उनको अपन दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे आपके एसिटिक अम्ल और कार्बोनिल अम्ल CH3COH और H2CO3, यह आपके क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो अपने क्षार अम्ल, क्षार भी दो प्रकार के हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। क्षार निम्न दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रबल क्षार, और सेकंड है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल, देखो क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन में आएगा चैप्टर में से। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कोई दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए, कोई दो प्रबल क्षारों के नाम लिखिए, कोई दो दुर्बल क्षार के नाम लिखिए, कोई दो दुर्बल अम्लों के नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दुर्बल अम्ल है क्या, प्रबल अम्ल है क्या? तो पहला है आपका प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा? यानी वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, तो वो तो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार। और वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं अर्थात आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो उनको अपन दुर्बल क्षार कहते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में
विलेन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, परबल क्षार कहलाते हैं। परबल क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो जलीय विलेन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, परबल क्षार कहलाते हैं। और एग्जांपल जैसे आपका NaOH है, NaOH, KOH आदि। सेकंड है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जलीय विलेन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अर्थात पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो जलीय विलेन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। और एग्जाम्पल जैसे आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब अपने पेट के अंदर, उदर के अंदर जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जब एंटीएसिड हो जाती है, एसिडिटी जिसको अपन बोलते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो उस समय इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मीठे सोडे का उपयोग भी किया जाता है। मीठा सोडा है, वो भी एक दुर्बल क्षार की श्रेणी में आता है। मीठा सोडा किसे कहते हैं? मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3 को अपन मीठा सोडा कहते हैं। मीठा सोडा कह दो, या इसको अपन खाने का सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा या खाने का सोडे के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये भी एक किसकी श्रेणी में आता है? दुर्बल क्षार की श्रेणी में आता है। यानी शरीर के अंदर पेट में बढ़ी हुई अम्लता की मात्रा को उदासीन करने के काम में ये आता है। उसकी बढ़ी हुई जो मात्रा है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी और ये भी, ये तीनों ही किसके अंदर आते हैं? दुर्बल क्षार की श्रेणी के अंदर आते हैं। ये
अपना आर्यनिश के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा, आर्यनिश के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। अब है अपना एक वैज्ञानिक और है जिसको अपन रासायनिक के ब्रोस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। ब्रोस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। इसके अंदर देखो एक पदार्थ है वह आपका प्रोटॉन देता है और एक प्रोटॉन लेता है, एक प्रोटॉन देता है और एक प्रोटॉन लेता है। तो अम्ल को किसे कहते हैं? अम्ल प्रोटॉन दाता। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं क्या कहलाते हैं? सभी अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार? ब्रोस्टेड और लोरी के अनुसार। और क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं, यानी जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जो लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्षार। तो ब्रोस्टेड और लोरी के